हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सेवंथ क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि संचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं और वह क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन टाइप के पूछ रखे हैं जिनके माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, आपको ये बताना है। रेडियो पर आपको क्या सुनकर अच्छा लगता है, ठीक है। प्राय आप कौन कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, सॉरी शॉपिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप उस शब्द को जान सकते हैं। ये सारी चीजें दे रखी हैं जो प्राय सामूहिक रूप से टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। यह शब्द है मीडिया। यानी कि मीडिया हम किसको बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं हम रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट या संचार के अन्य माध्यम जिनके जरिए सूचना लोगों तक पहुंचती है, ठीक है, व्यक्तियों तक पहुंचती है, उसको क्या बोलेंगे, हम संचार का माध्यम बोलेंगे, ठीक है। रेडियो पर कोई भी चीज आ रही है तो, या अखबार में या टीवी में, ये जो संचार के माध्यम है इनमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है और बाकी सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है, ठीक है। देखो आपके दिमाग में ये सेट हो रहा होगा कि जो मीडिया है उसका मतलब होता है न्यूज, ठीक है। केवल आपके मतलब आपके माइंड में यही सेट होता है कि मीडिया का मतलब होता है न्यूज, न्यूज वालों को बोलते हैं मीडिया वाले या न्यूज वाले, ऐसे है ना। लेकिन केवल मीडिया का मतलब न्यूज नहीं होता है। मीडिया का मतलब होता है हर एक वो माध्यम जिसके द्वारा एक संदेश को बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंचाया जा सकता है। जैसे टीवी है, कोई भी न्यूज आ रही है तो कोई एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों तक उस सूचना को पहुंचा रहा है, ठीक है। एंकर बोल रहा है और आप सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक बार में टीवी देख रहे हैं। या ईमेल द्वारा भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। इंटरनेट पे भी कुछ खबरें डाल दी जाती हैं जो जरूरी होती हैं। नेक्स्ट है इसमें मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन सभी तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है मीडियम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को हम मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब हम जो समाचार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर हम फोन पर बात कर रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मीडिया बोल सकते हैं। टीवी, रेडियो और अखबार संचारण माध्यमों के रूप में जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूहों तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। जब खबर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है, जन समूह तक पहुंचाई, जन समूह यानी कि जन यानी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह यानी समूह, यानी व्यक्तियों के समूहों तक पहुंचाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। आगे हम देखेंगे संचार माध्यम और तकनीकी। देखो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस जो सेवंथ क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है उसके हर चैप्टर को विस्तार से कराया है, हर चैप्टर की थ्योरी कराई है और एमसीक्यू कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं 1 से 4 5 तक के थ्योरी या एमसीक्यू चैप्टर्स के, तो आप इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी को कवर करवाया है। सभी के पहले मैंने चैप्टर्स कराए हैं, यानी थ्योरी कराई है, उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यू कराए। तो आपको जो भी देखना है आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ये सभी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संचार माध्यम और तकनीकी। संचार माध्यम कौन किस तरह से होते हैं और तकनीकी किस तरह से डेवलप हो रही है वो चीज हम देखेंगे। आपके लिए संभवतः माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, ठीक है। यानी कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारे लाइफ में टीवी ही ना हो, ठीक है, टीवी ना हो, रेडियो ना हो, रेडियो को तो आजकल जमाना ही चला गया, अगर हमारे पास फोन ना हो, ये सारी चीजें ना हो, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही हम जीवित रह सकते हैं। हम इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं इन सारी चीजों के कि इनके बिना जीवन बहुत कठिन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं, इन्हें प्रचलन में अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब ये टीवी वगैरह जो है, इंटरनेट वगैरह जो है, ये अभी बहुत जल्दी ही ये चीजें स्टार्ट हुई हैं।
जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, देखो मेरे जन्म की अगर आसपास की बात करें, है ना, तो उस समय टीवी किसी किसी के घर में होते थे, किसी किसी के, मतलब जो पैसे वाले होते थे उनके घर में टीवी होता था। और एंटीना से उसका प्रसारण, मतलब उसको सेट किया जाता था। एक एंटीना होता था, जैसे आजकल डिश टीवी होती है ना, डिश टीवी नहीं होती थी, वो एंटीना होता था। उसको सेट किया जाता था एंटीना को, और कुछ गिने चुने 5-6 चैनल आते थे, उन्हीं को सब लोग देखते थे। ये बाद में केबल का सिस्टम आने लगा, बहुत सारी चीजें बाद में हुई हैं, पहले नहीं थी इतनी। और मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, मतलब काफी दिन तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही था हमारे यहाँ। बाद में फिर एक कलर टीवी हमने खरीदा, और अब तो एलईडी पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्या क्या कहा जाता है? आगे बढ़ने पर आपको पता लगेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यमों के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदल रही है, जो आज भी बदलती जा रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चीजें निरंतर चेंज हो रही हैं। पहले देखो न्यूज़पेपर आता था तो उसको पढ़ते थे सभी लोग। ठीक है, उसके बाद टेलीविजन पर समाचार आने लगे। उसके अब हाल फिलहाल में क्या है, सारी चीजें आपके फोन में आ जाती हैं। चाहे आपका न्यूज़पेपर है, चाहे आपके कोई भी न्यूज़ चैनल है, सब कुछ आप फोन में देख सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन चेंज हो रही है। अब देखो, आप पढ़ने की ही बात ले लो, तो पहले आप स्कूलों में पढ़ते थे, ठीक है, ट्यूशनों का चलन बहुत कम था। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के तो ट्यूशन शायद ही कोई बच्चा पढ़ता हो। ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा अपने जीवन में कभी भी, लेकिन नहीं पढ़ते थे लोग, है ना। उतनी सुविधाएं भी नहीं थी आने जाने की, या मम्मी पापा भी यही सोचते थे कि मैथ और इंग्लिश का ट्यूशन लगाया जाए, एसएसटी तो बच्चा अपना कवर कर ही लेगा। और आज क्या है, आज आप अपने फोन में इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर 20 साल पहले आपसे ये कहा जाता, या मेरे से ये कहा जाता कि जब मैं 7th क्लास में थी, तब मेरे से ये कहा जाता कि आपको ये सारी जो बुक है ये आपको टीवी पर मिल जाएगी या लैपटॉप पर मिल जाएगी, क्योंकि जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब मैं 7th क्लास में थी, जब स्मार्टफोन नहीं थे, तो जब ये अगर मेरे से कहा जाता तो मुझे खुद को यकीन नहीं आता कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, ये हमारी जो किताब है वो टीवी पर दिखाई दे या कंप्यूटर पर दिखाई दे, जब तो लैपटॉप भी किसी किसी के पास होते थे। ठीक है, तो बहुत आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन आज आप देख रहे हो सकता है कल को और भी अलग टेक्नोलॉजी आ जाए और आप उसके माध्यम से इस बुक को पढ़ पाए। ठीक है, अभी क्या, ज्यादातर जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ज्यादातर ने हेडफोन लगा रखे होंगे, है ना, अपने कान में, और मोबाइल हाथ में होगा। इस तरह से आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, इस तरह से आप बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत चमत्कारी चीज है। तो यही चीज इसमें कहा जा रहा है कि जो संचार के माध्यम है वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, किस किस के घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं या नहीं देखी हैं, या फिर आपने ये कलर टीवी ही देखे हैं और ये एलईडी जो आजकल चल रही है वो देखी है। तो प्लीज आप बताना कमेंट बॉक्स में कि किस किस के घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। नेक्स्ट देखते हैं, तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर आधुनिक बनाने से संचार माध्यम को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच रही हैं। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। मतलब दिन पर दिन जो पिक्चर है वो क्लियर होती जा रही है। अगर बहुत पुरानी मूवी देखेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसके बाद हल्के हल्के कुछ कुछ कलर दिखते थे कुछ, ठीक है, फेड कलर दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे फेड कपड़े पहन रखे हैं हीरो और हीरोइन ने। तो इस तरह के दिखते थे, और आजकल एकदम बिल्कुल क्लियर एचडी मोड में दिखते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें दिखती हैं। तो फोटो में और चित्र में भी गुणवत्ता आती जा रही है। यह हमारी जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने अपने विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में देखो, टेलीविजन बार बार कहा जा रहा है, इसका मतलब टीवी की बात हो रही है ना। कभी आप समझ ना पा रहे हो उसके लिए मैं बता रही हूँ। मैं प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि अगर आप फोन में सारी चीजों को देख पा रहे हैं तो वो क्या है, सैटेलाइट के द्वारा प्रसारण आ रहा है। और
अगर आप केबल से देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि एक घर में केबल आती है, उस वो आपके टीवी से कनेक्ट होती है और उस पर बहुत सारे चैनल होते हैं। ठीक है, इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वो अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई और जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवि को भी देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। यानी कि हम जम्मू में बैठकर क्या देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पर। जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्थान है वो क्या, जम्मू वहाँ पर स्थान का नाम है, मतलब शहर का नाम है जम्मू। तो जम्मू में हम देख बैठकर क्या देख सकते हैं कि अमेरिका में किस तरह से तूफान आ रहा है। और ये किसकी वजह से संभव है, ये सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से संभव है। देखो पहले टीवी कुछ इस तरह का होता था, है ना, छोटा सा इस तरह का। संचार माध्यम और धन, देखो यह यंत्र टेलीवाइजर है। ठीक है, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। आपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल वेल्ड, देखो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो क्या नाम है, जॉन एल बेल्ड। ठीक है, इस यंत्र द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अभी इन्होंने ये जो टेप वेब से चिपका रखा है, इस तरह का नहीं होता था टीवी। टीवी ये टेप वगैरह अगर हटा दें आप, अब बिल्कुल फिनिशिंग से होता था। और यहाँ पर कुछ चैनल चेंज करने का लगा होता था यहाँ पर साइड में ही। ठीक है, इनका जो चैनल चेंज करने का है वो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जो टीवी आता था मार्केट में वो यहाँ पर लगा होता था। और शायद 2-3 हजार रुपए से स्टार्टिंग की टीवी की। और उस समय 2-3 हजार रुपए काफी ज्यादा होते थे, आज तो कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन उस समय उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट देखते हैं संचार माध्यम और धन। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। ज्यादा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचें जहां पर समाचार वाचक बैठा होता है, आपको ऐसा लगता है कि एक आदमी न्यूज सुना रहा है और आप सुन रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें लाइटें, यानी कि एक लाइट के लिए व्यक्ति बैठा होता है, कौन सी लाइट कब जलानी है, कब क्या करना है। कैमरामैन बैठा होता है जो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ध्वनि रिकॉर्डर बैठा होता है। ठीक है, यंत्र होते हैं, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि होती है। इन सभी का भी मूल्य बहुत होता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप फोन में चीजों को देख रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है ना आपको, लेकिन इसके पीछे कितना तामझाम है मैं आपको बताती हूँ। एक लैपटॉप रखा है जिस पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक अलग फोन से इसको मैं एडिट करूंगी, जो ऊपर नीचे का थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है वो सारा मैं हटा देती हूँ, है ना। फिर अगर मुझे कुछ इसमें चीजें ऐड करनी है तो मैं इंटरनेट से सर्च करके आपके लिए मैप वगैरह इसमें ऐड करती हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं इसको एडिट करके उसके बाद में इसको अपलोड करती हूँ, है ना। और अपलोड करने के बाद फिर मैं उसको पब्लिक करती हूँ, उसके बाद आप देख पाते हैं। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने से लेकर और आपके देखने तक लगभग इस एक वीडियो पे 4 से 5 घंटे मेरे खराब होते हैं। ठीक है, तो इतने घंटे खर्च करने के बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी इजी इजी चीज है, इसमें है ही क्या, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में चीजों को देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चार्जर है और बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने खरीदी हैं इसके बाद भी। पेन टैब है, बहुत सारी चीजें खरीदी हैं और जिनके माध्यम से मैं आपको ये वीडियो दे पा रही हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टूडियो वगैरह होते हैं ये एक आध व्यक्ति बैठा है, लाइट जल रही है, ये है। लेकिन वहां पर जो आपको रिपोर्ट सुनाई जा रही है, जो भी चीज आपको दिखाई जा रही है, उसके लिए बैकग्राउंड में कम से कम 50 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, वो 50 लोग पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आपको एक दो प्रोग्राम वो दिखा पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है और बहुत सारे पैसे इन पर खर्च होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए अपना नेट खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट अपना खर्च कर रहे हैं, नेट का रिचार्ज आपका खत्म हो रहा है इस वीडियो को देखने के लिए। आप सोचो मैंने इसको अपलोड किया है तो मेरा कितना ज्यादा नेट खर्च हुआ होगा, आपसे कई गुना ज्यादा नेट मेरा खर्च हो जाता है इन वीडियोस को अपलोड करने में। तो बहुत बैकग्राउंड में जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सामने वाले को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अरे जा ही क्या रहा है, 1 घंटे में रिकॉर्ड हो जाती होगी, बस है ही क्या। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड की मेहनत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं। यही चीज इसमें समझाने की कोशिश की गई है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायता कर रहे हैं, यानी कि इस सारे तामझाम में जो लगे हुए हैं, जो कैमरामैन है, ध्वनि रिकॉर्डर है, ठीक है, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आदमी कैमरा लेके खड़ा है,
कोई सैटेलाइट से संबंधित चीजों को देख रहा है, ये इन सब में क्या होता है, बहुत इन सब लोगों को पैसे दिया जाता है जो कैमरे का प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आप अभी अभी आपने पढ़ा कि जन संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत अधिक खर्च होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। और अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस तरह की चीजों को, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, लेकिन डिजिटल बोर्ड का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा है। और आप लोग ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, वीडियो आगे पहुंची नहीं पा रही है, उसकी वजह से ना मैं डिजिटल बोर्ड खरीद पा रही हूँ और ना पढ़ा पा रही हूँ। तो जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक मेरा आ ही नहीं पाएगा डिजिटल बोर्ड, और ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी डिजिटल बोर्ड पर। तो ये सब इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर समय नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नई नई टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र बड़े व्यापारी और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यानी कि ये जो प्रसारण वगैरह दिखा रहे हैं, ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों पर पैसे खर्च किए होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। एक तरीका ये है जिनके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट। देखो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने न्यूज के बारे में आप सुन रहे हैं कि आप जो प्रसारण देख रहे हैं, जो न्यूज को छोड़िए, आप जो भी टीवी पर जो भी चीजें देख रहे हैं, हर चीज, जैसे आप मूवी देख रहे हैं या आप सीरियल देख रहे हैं या फिर आप न्यूज देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऐड आता है। तो जो चैनल का मालिक होता है, उसकी जो कमाई होती है वो आपको न्यूज दिखाने से नहीं होती है, उसकी जो मेन कमाई होती है वो जो एड लगे हुए हैं उससे होती है। अब एड आते हैं, जैसे कारें चल रही हैं, चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट खा रहा है, कपड़े के ऐड, या कपड़े धोने के साबुन के ऐड, मोबाइल के ऐड, फोन के ऐड, हर एक चीज का ऐड होता है। ठीक है, आपके खाने से लेकर पहनने तक और आपके परिवहन, हर चीज का ऐड होता है ना, बाइक का, साइकिल का, स्कूटी का, हर चीज का ऐड होता है। और ऐड देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, और उनका उद्देश्य यही होता है कि वो ऐड दिखाकर आपको प्रतिलोभन दे रहे हैं, आपको अंदर एक्साइटेडमेंट जागृत कर रहे हैं। मतलब आपको इस तरह से, आपका जो माइंड है इस तरह से बना रहे हैं कि आपको वो चीज खरीदनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैगी वगैरह है, टीवी में दिखाई जाती है, आपको बहुत अच्छी लगती है, और आप कोशिश करते हैं कि यार हम भी खाएंगे। ठीक है, आप अपनी मम्मी को बोलेंगे कि भाई मैगी बना लो, तो आपके माइंड में ये चीज कहाँ से आई कि मैगी खानी है, क्योंकि आपने ऐड देखा। ठीक है, नए नए फोन चल रहे हैं, आपको कहाँ से पता चल रहा है कि नए फोन लॉन्च हो रहे हैं? पहले आप लोग टीवी में देखते थे इस चीज को, और आजकल आपको इंटरनेट पर बहुत सारी जगह ये इस तरह के ऐड मिलते हैं। तो जो कमाई होती है मेन, वो इन ऐड से ही होती है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने एक भी ऐड नहीं देखा है, तो मेरी एक भी पैसे की, मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, आप जो भी ऐड देखते हैं उसके ही पैसे मुझे मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप 5 सेकंड का ऐड देख रहे हैं, चाहे आप 10 सेकंड का ऐड देख रहे हैं, जितना भी आप ऐड देखेंगे केवल उतने ही पैसे मेरे बनते हैं एक वीडियो पर। ठीक है, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। और अगर कोई भी चैनल वाला ऐड ना दिखाए, अपने चैनल पर ऐड दिखाए ना, तो उसकी जो कमाई है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐड दिखाना मजबूरी होती है उन लोगों की। और ऐड क्या है, ऐड एक माध्यम है जो व्यापारी आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको दिखा रहा है अपनी चीजों को। ठीक है, जब तक आप टीवी पर नहीं देखेंगे, फोन पर नहीं देखेंगे, कहीं भी ऐड नहीं देखेंगे, तो तब तक आप उस चीज को खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, हर चीज का ऐड दिखाया जाता है और इतना अच्छा करके दिखाया जाता है, आपका मन करता है कि नहीं यार ये चीज तो खानी है, ये कपड़े तो हमारे पास होने चाहिए, ये बाइक तो हमारे पास होनी चाहिए, कितना अच्छा चल रहा है ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आपके माइंड में आती हैं, ये सारी बातें माइंड में आती हैं जब आप कोई भी ऐड देखते हैं। देखो, ऊपर इसमें बोला गया था कि आप केवल उस एक व्यक्ति को देखते हैं जो आपको न्यूज सुना रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी केवल उस एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको एक सीरियल दिखाया जाएगा या एक न्यूज सुनाई जाएगी या एक मूवी दिखाई जाएगी। तो मूवी के लिए तो साल से साल मेहनत होती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो आपको सुबह या शाम को जो न्यूज सुनाई जाती है, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। और इतने सारे टीवी लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग ये देख रहे हैं एडिट करके कि किस तरह से हमने सही से वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है। चेकिंग चल रही है, यहाँ पर वॉइस ऐड करी जा रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें करी जा रही हैं। और फिर बाद में इन सब चीजों को ऐड करके और आपको दिया जाता है एक वीडियो के रूप में, जिसको आप टेलीविजन पर या अपने फोन पर देखते हैं। तो इन सब के भी पैसे देने होते हैं, और इन सब का खर्चा कहाँ से निकलता है, इन सब का खर्चा उन ऐड से ही निकलता है। अब देखो यहाँ पर एक दे रखा है
एक चीज दे रखी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन, विज्ञापन यानी कि जो एड दिखाए जाते हैं टीवी पर, ठीक है, विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के बीच होता है। यानी कि जो 10 सेकंड का एड आता है, ठीक है, कोई भी एड आ रहा है, 10 सेकंड का एड आ रहा है, मैगी के बारे में दिखाया जा रहा है, चॉकलेट के बारे में दिखाया जा रहा है, या टूथपेस्ट के बारे में दिखाया जा रहा है, अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग ऐड कर रही है। तो जो 10 सेकंड का ऐड बनता है उसमें 10 सेकंड के ऐड के 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के का खर्चा आता है। ठीक है, ये खर्चा कौन देगा? ये देगा वो व्यापारी जो अपना सामान बेचना चाहता है। ठीक है, किसको देगा? न्यूज चैनल को, या जो जिस भी चैनल पर उसका ऐड होगा उस चैनल वाले को वो इतने पैसे देता है 10 सेकंड के ऐड चलाने के। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, संचार माध्यम और लोकतंत्र। देखो ये तो आपने बात देखी कि टीवी पर जो चीजें आ रही हैं उसके बारे में। अब हम देखेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है? देखो हम हमारे भारत में जो ये मीडिया होता है इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, मीडिया या प्रेस को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। यानी कि लोकतंत्र देश में मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। यानी कि मीडिया का इस तरह का होना चाहिए कि जो चीज सच है वही वो टीवी पर दिखाए, है ना। आइए देखते हैं, लोकतंत्र में देश और संसार पढ़ो अपना, आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, सुनूंगी, जाओ कॉपी लेके जाओ। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। देखो आपको न्यूज में दिखाया जाता है कि सरकार ने ये योजना लागू की, ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना है कि सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, है ना, ताकि हर घर में गैस पहुंचाई जा सके, जो चूल्हे की समस्या है उससे निजात पाया जा सके, चूल्हे के धुएं से, है ना, जिसकी वजह से महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी पहले। तो इन सारी चीजों से छुटकारा पाया जा सके। तो ये सारी चीजें हमें न्यूज में बताई जाती है, सरकार क्या क्या कर रही है। सरकार ने कृषि के ऊपर जो नियम लाए थे उनके बारे में आपको पता चला। फिर जिन जिन किसानों को इस नियम से नुकसान था उन्होंने आंदोलन करे और बाद में ये नियम हट गए। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं हाल फिलहाल में, वो आपको कहाँ से पता चलती हैं? वो आपको संचार माध्यमों से पता चलती हैं, वो आपको मीडिया से पता चलती हैं। यदि लोग चाहें तो इन इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कोई न्यूज देखी और आपको लगा कि हाँ किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो जो उनका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर या सार्वजनिक विरोध का मतलब है आंदोलन। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक है, कि इस तरह के कानून आप नहीं ला सकते हो, इससे हमें नुकसान होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक विरोध बोलेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था। आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उस कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। अब देखो आपको कहाँ से पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें हमें न्यूज से पता चलती है। जब हम न्यूज देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये योजना लागू की है सरकार ने, ये काम किए हैं, इस तरह के कानून बनाए हैं। ठीक है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, कोई भी हो, या फिर आजकल यूनिफॉर्म वाला मुद्दा चल रहा है, वो ये सारी चीजें हो, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चल रही है? ये सारी चीजें आपको न्यूज से पता चल रही है। ठीक है, और आप क्या करते हो? अगर आपको कोई भी न्यूज आपके हित में नहीं है तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, और आप अगर आपको कि किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, याचिका दायर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चल रही है? संचार माध्यमों से पता चल रही है, और संचार माध्यम ही ये बताते हैं कि लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं और सरकार की आंखें खुलती हैं और सरकार सही निर्णय ले पाती है। किसकी वजह से? मीडिया की वजह से। यानी कि मीडिया पहले ये दिखाती है कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, अगर किसी को विरोध करना है तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको भी मीडिया दिखाती है कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके लिए गलत फैसला लिया है, तो उसे भी मीडिया दिखाती है और नेता लोग वहां से देखकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये मीडिया कर रहा है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि जो जनता के विचार हैं वो सरकार को बताए जा रहे हैं और जो सरकार फैसले ले रही है वो जनता को बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो मीडिया है इसको लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ बोलते हैं? चौथा स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका
को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अब देखो, जानकारी संतुलित होनी चाहिए कि का क्या मतलब है, संतुलित का क्या मतलब है। संतुलित का मतलब है, मान लीजिए कि न्यूज में एक खबर आई कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ से इतने रुपए दहेज लिए, दहेज की मांग की, ठीक है, ये न्यूज आई। तो न्यूज इस तरह की न्यूज़पेपर में दिखाई गई है, ठीक है। एक दूसरे न्यूज़पेपर में खबर दिखाई गई है कि वो पुरुष कह रहा है कि वो महिला काफी दिन से उस पुरुष को प्रताड़ित कर रही थी कि अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी झूठा, ठीक है। अब दोनों, आपने अगर महिला की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि महिला सच बोल रही है, ये जो पुरुष है इससे दहेज के लिए इतने पैसे ले रहा होगा। और अगर आप पुरुष की रिपोर्ट पढ़ेंगे, पुरुष वाली न्यूज पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पुरुष सही कह रहा है, ये महिला इसको इतने दिन से प्रताड़ित कर रही थी और इससे पैसे की मांग कर रही थी, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए इसलिए उसने उसके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, संतुलित न्यूज बोलते हैं इसको, कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए। जैसे आपने कभी न्यूज देखी होगी तो वहां पर बहस चलती रहती है और बीच में एंकर बैठा होता है, तो एक तरफ एक पार्टी बैठी होती है, दूसरी तरफ एक पार्टी बैठी होती है, दोनों पार्टी अपनी अपनी बात कहती है, तो उस तरह की न्यूज क्या होती है, संतुलित न्यूज होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कांग्रेस से या बीजेपी सरकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपने किस तरह से इस काम को किया है, ठीक है। तो एक पार्टी क्वेश्चन पूछ रही है तो उसको भी न्यूज एंकर दिखाएगा, और जिस पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी दिखाएगा। यानी कि दोनों पक्षों को दिखाना और उनकी बात को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से रखना, पारदर्शी तरीके से रखना, ये क्या है, ये संतुलित न्यूज है, ठीक है। यानी कि जो भी घटना घटित हुई है, जो भी क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड सारी चीजों को रखना, वो क्या है, संतुलित न्यूज है। और असंतुलित न्यूज क्या होगी कि आप किसी एक पक्ष की तरफ ही बोल रहे हैं, ठीक है। आप जैसे अभी मैंने दहेज वाला बताया कि आपने ये मान लिया कि हाँ वो लड़का दोषी है ना, आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उस लड़के का पक्ष भी तो जानना चाहिए कि क्या सच में उसने दहेज मांगा है या नहीं मांगा है, ठीक है ना। तो आप जब तक दोनों पक्षों के नहीं जानोगे, जब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो आपको पता चल गया संतुलित न्यूज क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार में दो विभिन्न विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। देखो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों का वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रोका। यानी कि कोई फैक्ट्री है जहां पर जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, उसके विरोध में वहां के जो लोग हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया, यानी कि ट्रैफिक जाम कर दिया। वो रोड पर बैठ गए और उन्होंने बोल दिया है कि हम रोड से जब उठेंगे, इस रोड को जब खाली करेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अब देखो दूसरा एक न्यूज है, उसमें ये दिखाया गया है कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, दोनों एक ही घटना से संबंधित चीजें हैं और अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। ये दिखाया गया है न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और ये है इंडिया डेली की रिपोर्ट, ठीक है। दोनों न्यूज पेपरों ने अपने अपने हिसाब से चीजों को रखा है। अब लोग पढ़ेंगे और वो जानेंगे कि मतलब क्या ये जो बात है वो क्या सही है और किस हद तक कौन सी न्यूज जो है वो सही है, ठीक है। अब इन दोनों न्यूज को आप पढ़ना तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक पक्ष ही जान पाएंगे, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये कारखाने वाले ने अपना पक्ष रखा है इस वाले न्यूज़पेपर में, और इस वाले न्यूज़पेपर में किसने पक्ष रखा है, वहां के जो स्थानीय मजदूर हैं उन्होंने रखा है, ठीक है, स्थानीय लोगों ने रखा है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई स्थानीय लोगों के साथ ये चीजें गलत हो रही हैं, और अगर आप इस न्यूज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कारखाने वालों के साथ गलत हो रही है। जब आप दोनों को पढ़ोगे तो आप निष्कर्ष निकाल पाओगे कि सही बात क्या है। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इसमें से केवल एक न्यूज पढ़ेंगे तो विषय की एक पक्ष ही जान पाएंगे। यदि आप न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पन्न लगती हैं। इनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखाने से शहर को प्रदूषण फैलाते रहना, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित होगी। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होगा तो आप यह जानेंगे कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो प्रदूषण वाली बात कही जा रही है ये सही कही जा रही है और जो कारखाने हैं ये बंद होने चाहिए। लेकिन जब आप ये वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर कारखाना बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी जो वहां पर जॉब कर रहे हैं, जो मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर
पाठक को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो दोनों हैं, ये आप जब आप ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसकी बात आपको सही लगेगी, ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसकी बात आपको सही लगेगी। तो ये दोनों संतुलित न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी अलग जो वहां के आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने ये बोला है कि प्रदूषण फैल रहा है, तो इनके मुद्दे की बात हो गई, इनके मुद्दे की बात हो गई। जबकि इस कोई भी न्यूज़पेपर को क्या करना चाहिए, उसको ये वाली खबर भी छापनी चाहिए, नीचे वाले पैरा में उसको फिर फैक्ट्रियों का पक्ष भी रखना चाहिए। ठीक है, और फिर बोलना चाहिए जो भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ को, फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके हिसाब से इसके बारे में क्या सुझाव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये डिसाइड करेगा वो व्यक्ति जब इन दोनों की समस्या को देखेंगे जो पढ़ रहे हैं न्यूज़ को। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि इसका क्या रास्ता है, या फिर इस फैक्ट्री को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी कि जहां लोग रह रहे हैं वहां से उठाकर किसी ऐसे एरिया में लगा देना चाहिए इस फैक्ट्री को जहां पर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, दूर दूर तक जंगल है, खेत है, वहां पर लगा देना चाहिए ताकि लोगों को इससे निकलने वाले प्रदूषण से नुकसान ना हो, और कारखाना भी बंद ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं जिनकी वजह से उनका घर चलता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं कर सकता है। स्वतंत्र रिपोर्ट कौन लिख पाएगा, जब जो न्यूज वाले हैं उनको बिल्कुल स्वतंत्रता होगी, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि सरकार गलत काम कर रही है तो वो सरकार के खिलाफ गलत लिख सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि कारखाने वाले गलत काम कर रहे हैं तो वो कारखाने वालों के खिलाफ गलत चीजों को लिख सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि जनता गलत डिसीजन ले रही है यहाँ पर, ठीक है, गुमराह हो रही है या किसी के दबाव में आकर जनता डिसीजन ले रही है, तो वो उस बात को छाप सके। लेकिन बहुत सारे देशों में क्या होता है कि न्यूज वाले सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। ठीक है, कई देशों में ये चीज होती है, जैसे चाइना में होती है कि अगर वो न्यूज अपने देश के खिलाफ छाप देंगे तो क्या होगा, वो न्यूज एंकर अगले दिन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो गायब हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे और ना उसमें उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। ठीक है, मतलब उनको कोई ये ना बताए कि आपको कौन सी रिपोर्ट लिखनी है और कौन सी रिपोर्ट नहीं लिखनी है, यानी कि कौन सी न्यूज आपको बतानी है जनता को और कौन सी ना बतानी है, ये चीज उनको कोई भी निर्देशित नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा हमारा मीडिया है, भारत का मीडिया कैसा है, स्वतंत्र है, सरकार की वो कमियां भी बताता है और सरकार की वो अच्छी चीजों को भी लेके आता है कि भाई सरकार यहाँ यहाँ अच्छा काम कर रही है लेकिन सरकार ने ये चीज गलत करी है। तो मीडिया कैसा है हमारे यहाँ का, स्वतंत्र है। ठीक है, अगर स्वतंत्र नहीं होता तो क्या होता कि वो सरकार के बारे में बुराई नहीं कर सकता था, अगर बुराई करता तो सरकार क्या करती, उसे जेल में डाल देती कि तुम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। अगर हमारे यहाँ का मीडिया स्वतंत्र नहीं होता तो वो किसी भी व्यापारी के खिलाफ, किसी भी बड़े लोगों के खिलाफ मीडिया में जानकारी नहीं दे सकता था। अगर वो इस तरह की न्यूज दिखाता तो लोग उसको किडनैप करके ले जाते। ठीक है, जो बड़े व्यापारी हैं वो। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो चीज सही है वो उसे दिखाएगा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तथ्य हो, यानी कि पक्षपात से हटकर हो, जो सच है वो दिखाया जाए। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि वास्तव में क्या होता है, ये जो माध्यम होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। कई बार क्या होते हैं कि पैसे के दबाव में आकर कई लोग क्या कहते हैं कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम हमारा इतना अच्छा अच्छा न्यूज दिखा दो, तो वो चीजें भी आती हैं सामने। इसमें मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या करते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। अब देखो इन्होंने बोला है सेंसरशिप क्या होता है। जैसे कोई न्यूज दिखाई जा रही है जिसमें कुछ भी गलत चीज दिखाई जा रही है जो नहीं दिखाई जानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि सेना से संबंधित जो न्यूज होती है, जो फौजियों से संबंधित न्यूज होती है, वो बहुत कम दिखाई जाती है। कौन सा युद्ध अभियान चल रहा है, किस तरह की बैठक हुई है, क्या बात हुई है। जैसे चीन का मुद्दा दिखाया जा रहा था 2 साल पहले कोरोना काल में, 2021-22 में चीन से तनाव चल रहा था हमारा बॉर्डर पर, तो चीन की खबर दिखाई जा रही थी, तो उसमें पारदर्शिता नहीं थी। न्यूज एंकर नहीं बता रहे थे कि कौन सी मीटिंग में क्या बात हो रही है ना। वो ये तो बता रहे थे कि भारत सरकार बात कर रही है चीन की सरकार से युद्ध को हटाने के लिए, युद्ध को टालने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बात क्या हो रही है, कहाँ तक बात पहुंची। और क्योंकि भाई लोगों को जानने की उत्सुकता थी और जानने का अधिकार भी है, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं, लेकिन
इससे क्या होता है कि जो खुफिया चीजें होती हैं वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच जाए, इसलिए सरकार इन चीजों पर रोक लगाती है। ठीक है, फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, देखो आप सबने देखी होगी गदर मूवी, तो उसके कुछ ऐसे दृश्य थे जिसको काट दिया गया था। ठीक है, उसको नहीं दिखाया गया था। क्यों काट दिया गया था कि अगर उन सीन को देखेंगे लोग तो उनमें और ज्यादा आग भड़केगी और कई लोगों के मन में ये गलत ख्याल आएंगे कि ये दूसरे समुदाय के लोग गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए फिल्म के कुछ चित्र काट दिए गए थे। कई फिल्मों में कुछ इतनी अश्लील चीजें होती हैं जिनको नहीं दिखाया जा सकता है, जिनको जन समुदाय को दिखाना नहीं चाहिए, तो उनको क्या करते हैं, उनको उस फिल्म में से उतने भाग को काट दिया जाता है। तो ये जो रोक लगाई जाती है न्यूज पर या फिर मूवियों पर या किसी गीत पर, ये क्या है, ये सेंसरशिप है। ठीक है, यानी कि किसी चीज के प्रसारण पर रोक लगाना भारत सरकार द्वारा, ये क्या है, सेंसरशिप है। ठीक है, और क्यों किया जाता है, ये जनता की भलाई के लिए किया जाता है, ताकि गलत चीजें समाज में ना जाए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आया है जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था। इसमें सबसे बुरा समय 1975-1977 में आया था, आपातकाल, जब आपातकाल था। देखो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में 1975-1977 के बीच कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्होंने आपातकाल लगाया था, यानी कि इमरजेंसी लगाई थी। उस समय जो मीडिया था उस पर सेंसर लगाया गया था, यानी कि मीडिया कोई भी न्यूज गलत नहीं छाप सकता था, सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकता था, छापता तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से सेंसर लगाया गया था उस समय। तो आप सेंसर का मतलब समझ गए होंगे कि सेंसर क्या होता है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, सरकार यद्यपि फिल्मों पर निरंतर सेंसर रखती है। अब मुझे देखो इसमें लिख रहा है तो मान लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतना ज्यादा सेंसर फिल्मों पर रखती है। इस आजकल इतनी मूवियों में इतने अभद्र तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, इतने मैं मूवियां नहीं देखती हूँ पर मैं गाने जैसे आते हैं नए नए गाने, मैंने एक दो गाने देखे हैं। आजकल मूवियों में इतने गंदे गाने आ रहे हैं और इतने अभद्र कपड़े पहने होते हैं कि आप उनको फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो। तो अगर सच में सरकार काम कर रही है तो फिर सरकार को इस तरह के कपड़ों पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ। जो कुछ बच्चे छोटी उम्र के हैं वो बहक जाते हैं और इस तरह के कपड़ों को पहनने की कोशिश करते हैं, जो कि समाज के लिए एक गलत चीज है। ठीक है, चाहे वो कोई भी है, मेल है फीमेल है, उनको एक मर्यादा में रहकर अपने कपड़े अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि समाज में अच्छी चीजें आए, गलत चीजें ना आए। ठीक है, तो सरकार को इस तरह के गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप गानों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिनमें पूरी तरह से अश्लीलता दिखाई गई है। ठीक है, ना तो उसके लिरिक्स पर ध्यान दिया गया है अच्छे से, ना उसके साउंड पर, ना उसके म्यूजिक पर, बस ध्यान दिया गया है कि जो एक्टर है या एक्टर्स हैं उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, और लोग भी उन गानों से ज्यादा उस एक्टर के कपड़ों को ही देख रहे हैं। ठीक है, उनको नहीं मतलब है कि गाने में क्या शब्द का यूज किया जा रहा है, उनको मतलब है कि हीरोइन ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो इस तरह की चीजों पर गवर्नमेंट को पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। दो चार गानों को बैन करेंगे तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनकी आंख खुलेंगी और वो आगे जाके इन सारी चीजों को बंद करेंगे। ठीक है, ये सच में बंद होनी चाहिए। मुझे देख देख कर बहुत ही अजीब लगता है कि बताओ आजकल की जो जनरेशन है ये इतनी गंदी चीजें देख रही है, और इससे क्या होगा, इससे जो नए बच्चे नई पीढ़ी तैयार हो रही है उनके मन में एक तरह से गलत चीजें ही आ रही है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। देखो हम क्या करते हैं टीवी के साथ, हम टीवी देखते हैं या तो कुछ सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, यानी कि न्यूज वगैरह देखने के लिए, या फिर अपना मनोरंजन करने के लिए। और मनोरंजन के लिए यहाँ इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स के नाम दे रखे हैं जो आपने कभी ना कभी देखे होंगे, जैसे बिग बॉस है। ठीक है, जैसे आप खेल देखते हैं, कार्टून देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, डोरीमोन है और ये छोटा भीम है और पोकीमोन है, पता नहीं क्या क्या आता है, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, और बहुत सारे ऐड देखते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, वही सारी चीज दे रखी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। आपके पास समय हो तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे इसमें संतुलित न्यूज के बारे में दे रखा है, हमने बहुत विस्तार से संतुलित न्यूज के बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इस पैरा को नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है मसौदा तय किया जाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि कौन सी न्यूज दिखानी है और कौन सी न्यूज नहीं दिखानी है, इस चीज को तय करना। ठीक है, मसौदा तैयार किया जाना यानी कि ये तय किया जाना कि किन किन चीजों को दिखाना है टीवी पर। देखो इसमें देखते हैं,
किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कि ये जिस व्यक्ति का चैनल होगा वो ये डिसाइड करेगा कि उसे अपने टीवी पर क्या दिखाना है, उसे अपने चैनल पर क्या दिखाना है, सॉरी टीवी पर नहीं, उसे अपने चैनल पर क्या दिखाना है। देखो बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं वो नहीं दिखाई जाती हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ घूमने गए, न्यूज वाले अच्छे से दिखाएंगे। अगर किसी गांव में कोई बीमारी फैल रही है तो न्यूज वालों का ध्यान उनकी तरफ नहीं होता है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनकी न्यूज को ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ घूम रहे हैं विदेश में, वो देखेंगे, तो न्यूज वाले उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी कि तिरुपति के मंदिर के लड्डुओं में क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। आप सब न्यूज देख रहे होंगे। ठीक है, अब देश के अलग अलग मंदिरों में छापे पड़ रहे हैं और देखा जा रहा है, टेस्ट हो रहा है जो प्रसाद है, कि हर मंदिर में कहीं ना कहीं मिलावट हो रही थी प्रसाद में, और जो जो लोगों की आस्था है उससे खिलवाड़ हो रही थी। ठीक है, जैसे सनातन धर्म के जो लोग हैं वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर समझो। जो प्योर हिंदू हैं वो मांस नहीं खाते हैं, है ना। लेकिन इस तरह की मिलावट हो रही थी कि उसमें कुछ इस तरह की चीजें थी जो नॉनवेज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये गलत चीज हो रही थी, तो ये इस तरह की न्यूज दिखाई जा रही है। अब क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो बार बार यही न्यूज दिखाई जा रही है और हर चैनल पे आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं तो इसके साथ लोग ऐड भी देख रहे हैं, ऐड देख रहे हैं तो उन न्यूज वालों की कमाई हो रही है। ठीक है, अगर बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं जिनको नहीं दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उनको जनता देखना पसंद नहीं करती। अब जैसे हिंदू मुसलमान का कोई भी मुद्दा होगा, पूरी जनता देखना पसंद करेगी और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए इन मुद्दों को न्यूज पर ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है उनको नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि लोग भी उन्हें देखने में ज्यादा उत्सुकता नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि हम तो खाएंगे चाहे मिलावट हो या ना हो। दूसरा ये है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मिलावट कर रही हैं, वो पहले ही न्यूज वालों को कुछ राशि या मिठाई पहुंचा देती हैं, ताकि वो उनकी इस खबर को दबा सकें। ठीक है, तो न्यूज वाले ये डिसाइड करते हैं कि लोगों को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। अभी देखो मैं अपनी चैनल की बात करूं, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, या मेरे चैनल पर आपको कोई भी चीज मिलेगी तो कैसी मिलेगी, जीके से रिलेटेड मिलेगी, जीके ही शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, सब सारी एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगी। तो मेरे चैनल को बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की डांस कर रही है, ठीक है, अपना डांस दिखा रही है, या कुछ अभद्र बातें कर रही है या अभद्र शब्दों का यूज कर रही है, तो आप सब लोग उसे देखोगे और लाइक भी करोगे और कमेंट भी करोगे, है ना, क्योंकि आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो एजुकेशन वाले चैनल होते हैं वो कम चलते हैं मुकाबले उनके जो दूसरे चैनल होते हैं जिन पर कुछ भी गलत दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ जो बहुत गलत दिखाते हैं अपने चैनलों पर और युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन आप सब लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करते हो और सब लोग उनकी वीडियो पे लाइक करोगे, इस वीडियो को जो देखेंगे वो लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की चीज है, बताई जा रही है इस पे। और बाकी उन उन पर क्या दिखाया जा रहा है, डांस दिखाया जा रहा है, गालियां दिखाई सिखाई जा रही हैं आप लोगों को, तो वो आप लोगों को ज्यादा पसंद आती है। तो जो चैनल वाले लोग होते हैं वो उन्हीं चीजों को ज्यादा दिखाते हैं जिन चीजों को आप देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो समाज डिसाइड करता है कि उसको किस तरह की चीजें देखनी है। न्यूज वाले भी डिसाइड करते हैं लेकिन समाज ज्यादा डिसाइड करता है। आप जिस चीज को बार बार देखोगे वही चीज आपको न्यूज में दिखाई जाएगी, वही चीज आपको टीवी में दिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इसमें क्या लिखा है। अभी हाल में समाचार माध्यमों ने कोला, यानी कि जो ये कोला की बोतल रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक की, में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशक के अत्यंत मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित किया था। यानी कि ये न्यूज वालों ने हमें बताया था कि कोला में कितनी मिलावट हो रही है और कोला हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है और हमें नहीं पीना चाहिए। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। यानी कि सरकार उन पर दबाव बना रही है कि इस तरह की न्यूज मत दिखाओ, व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा, या व्यापारी दबाव बना रहे हैं कि ये आप हमारे खिलाफ ये चीज मत दिखाओ, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बावजूद भी जो न्यूज वाले हैं वो इस चीज को दिखा रहे हैं। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान ना जाता। ठीक है, जैसे मैगी के बारे में भी बहुत दिन पहले अफवाह आई थी, कितनी सच थी कितनी नहीं थी वो मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, ना ही वो भी मेरा विषय है। लेकिन न्यूज आई थी कोरोना के आसपास की, शायद ये बात है 2-3 साल पहले की, कि उस में जो मसाला आता था उसमें कुछ गलत था जो नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज वो न्यूज में दिखाई गई, जबकि न्यूज पे इस चीज से रिलेटेड लेके दबाव बनाया गया होगा। ठीक है,
सरकार की तरफ से या व्यापारियों की तरफ से, उसके बाद भी न्यूज दिखाई गई। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारे जो न्यूज वाले वो करप्ट होते हैं या सारे ही चैनल वाले करप्ट होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अच्छी चीजों को दिखाते हैं, चाहे फिर उनको उसके उन्हें उनके ऊपर कोई दबाव बनाए या ना बनाए, है ना। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि एजुकेशनल चैनल मत चलाओ, आप कुछ ऐसा हंसी मजाक वाला या डांस वाला ऐसा कुछ वीडियो बनाओ ताकि आपका चैनल ग्रो हो। लेकिन मेरा मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाओ, ठीक है, सबको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ाऊं। तो मेरा जो ध्यान है वो इस तरफ ही है। और मुझे बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं, कई सारे लोगों ने बोला भी कि आप हमारे साथ इस तरह की वीडियो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे यही करना है, ठीक है, समाज को किसी अच्छी दिशा में लेके जाना है, ना कि गलत चीजों की तरफ लेके जाना है। तो बहुत सारे न्यूज वाले भी इन कामों को करते हैं, जो वही चीज दिखाते हैं जो जनता के लिए सही है। नेक्स्ट इसमें दिखाया बोला जा रहा है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल होते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि कई बार वो अच्छी चीजों को दिखाते हैं और कई बार नहीं दिखाते हैं। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जबकि उसके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सह रहे हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्तु को नया रूप आकार देने वाले डिजाइन ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए कपड़े प्रस्तुत किए। यानी कि उन्होंने पानी से रिलेटेड समस्या नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने न्यूज में क्या दिखाया कि हाँ, कि पुराने कपड़ों को किस तरह से पहनना है, ठीक है, इस तरह से पहनना है कि ऊपर इतना ज्यादा नहीं पहनना है, नीचे नीचे पहनना है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया, जबकि ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कपड़े तो सब अपने हिसाब से पहन ही लेंगे, और जरूरी है कि स्वच्छ पानी की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाए। तो इस तरह की चीजों को नहीं दिखाया गया। तो ये क्या है, ये एक तरह से असंतुलित न्यूज है। संतुलित न्यूज क्या होती है, उस चीज के सारे पक्ष दिखाए जाए, वो होती है संतुलित न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उस सप्ताह मुंबई में कई अनेक झोंपड़ियों को गिरा दिया गया था, किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा कई बार होता है कि न्यूज वाले उस चीज को नहीं दिखाते हैं जो चीज वाकई में लोगों को जानने के लिए जरूरी है, और ऐसी चीजों को दिखाते हैं जिस जिन चीजों से लोगों का बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला है, लेकिन जो लोकप्रिय है चीजें उनको वो लोग दिखाते हैं कि भाई इसको देखना पसंद करेंगे तो इसको हम दिखाते हैं। एक छोटा सा कॉलम ये है, स्थानीय संचार माध्यम, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। स्थानीय संचार माध्यम क्या होता है? स्थानीय संचार माध्यम से मतलब है कि किसी एक स्थान विशेष से संबंधित जो चीजें दिखाई जा रही हैं। अब देखो, अगर आपके पास आपके घर में टीवी है तो हर स्टेट का एक अलग न्यूज चैनल है, ठीक है, और हर स्टेट की भाषा में उसको दिखाया जाता है। जैसे पंजाब के लिए पंजाबी चैनल पंजाबी भाषा में है, हरियाणा के लिए हरियाणवी, जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए पहाड़ी भाषा में, है ना। महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र की जो भाषा होती है उसमें महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र की राज्य भाषा कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषा में न्यूज सुनाई जाती हैं, अलग अलग चैनल हैं और अलग अलग उन पर वो दिखाई जाती हैं, उन्हीं की भाषा में सीरियल्स भी आते हैं, ठीक है, जो मनोरंजन के सीरियल वगैरह होते हैं वो भी आते हैं, गाने भी आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह की स्थानीय चीज हो गई। आजकल अभी हाल फिलहाल में ये सारी चीजें चल रही हैं कि जो संचार माध्यम है वो क्या कर रहे हैं, जैसे शहर, जिस शहर में आप रह रहे हैं केवल उस शहर का एक चैनल बना हुआ है और उस चैनल पे केवल वही खबर आएंगी जो उस शहर में घटनाएं हो रही हैं और आसपास के गाँव में हो रही है। तो इस तरह के जो न्यूज है, संचार माध्यम है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्थानीय संचार माध्यम। जैसे मैं बुलंदशहर जिले से हूँ, तो वहां पर बुलंदशहर का एक अलग पूरा की पूरा पेज आता है कि बुलंदशहर से संबंधित न्यूज, ठीक है, बुलंदशहर जागरण करके, या मतलब कोई भी न्यूज न्यूज अखबार जो भी होते हैं, जागरण है, अमर, दैनिक जागरण, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इंडियन, क्योंकि न्यूज मैं पढ़ती नहीं हूँ अब। तो जो भी न्यूज है उसमें एक अलग से कॉलम होता है आपके शहर का, ठीक है, जिसमें आप अपने शहर से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो देख पाते हो, है ना। और उसी तरह से न्यूज में भी आता है, आपके शहर का एक अलग चैनल होता है और आपके प्रदेश का एक अलग चैनल होता है, और कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसमें पूरे देश की खबर सुनाई जाती है। तो जिन न्यूज चैनलों पे केवल आपके शहर की न्यूज सुनाई जा रही है या केवल आपके राज्य की न्यूज सुनाई जा रही है, उसको आपको क्या बोलेंगे, स्थानीय संचार माध्यम, ठीक है। उन पर केवल उन्हीं मुद्दों को दिखाया जाता है जो आपके आसपास के क्षेत्र के हैं, ठीक है। यानी कि बुलंदशहर का है तो बुलंदशहर से संबंधित, अलीगढ़ का है तो अलीगढ़ से संबंधित ही न्यूज दिखाई जाएंगी, अदर न्यूज उस पर नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चैनल यूपी का है तो उस पर यूपी की जो भाषा है उससे संबंधित ही
मूवियाँ दिखाई जाएंगी उसी भाषा की। जैसे बिहार का है तो जो कुछ चैनल ऐसे हैं जिन पर केवल भोजपुरी ही मूवी या नाटक दिखाए जाते हैं, अन्य नहीं दिखाए जाते हैं। तो इस तरह के संचार माध्यम को क्या बोलेंगे हम? स्थानीय, यानी कि किसी एक स्थान विशेष के से संबंधित ही न्यूज या मनोरंजन के जो चीजें हैं वो दिखाई जा रही हैं। इसमें यही चीज दे रखी है, कुछ अलग है नहीं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिखा रखा है कि जो न्यूज है वो वहां के स्थानीय चीजों को ही दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो ये पैरा है, ये लास्ट पैरा है और हम इसको देखेंगे। देखो समाज, हाँ देखो ये और बता देती हूँ मैं, सामाजिक विज्ञापन क्या होते हैं। सामाजिक विज्ञापन वो होते हैं जो समाज की भलाई के लिए ऐड दिखाए जाते हैं। जैसे सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज के में किसी बड़े संदेश का प्रसारण किया जाता है। ये समाज विज्ञापन कहलाते हैं, जहां असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि कई ऐसे होते हैं कि इस तरह से न्यूज दिखाए जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है कि अगर ये लगा हुआ है, रेलवे फाटक लगा हुआ है तो आपको क्रॉस नहीं करना है। जैसे स्वच्छ भारत का दिखाया जाता है कि आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है ना। जैसे दिखाया जाता है परिवार नियोजन के बारे में कि हम दो और हमारे दो। ठीक है, यानी कि एक फैमिली में दो बच्चे होने चाहिए बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जो जनसंख्या है वो ज्यादा ना बढ़ सके। भाईचारा दिखाया जाता है आपस में कि सभी जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में रह रहे हैं उन सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, त्योहार से रिलेटेड कोई भी शुभकामना दी जा रही है ना। तो ये सब क्या है? ये सामाजिक विज्ञापन है। आपको समझ में आ गया ना? सामाजिक विज्ञापन कौन से होते हैं? परिवार नियोजन है, या स्वच्छ भारत है, या फिर इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है कि फाटक लगा हुआ है तो आपको इसको क्रॉस नहीं करना है। कई लोग यहाँ से नीचे से ले पैदल निकल जाते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं वो वेट नहीं करते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं, जो एक गलत चीज है। तो इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर इस तरह के बोर्ड भी लगाए जाते हैं कि इस इतनी स्पीड रखनी है। ये क्या है? एक तरह से सामाजिक विज्ञापन है कि इस रोड पर बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलाना है, या जो पैदल वाले लोग हैं उनको फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो जो समाज के या लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, उसमें उन न्यूज वालों का कोई फायदा नहीं है, या जिस चैनल पर ये चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन विज्ञापनों के उनको कोई पैसे तो नहीं दे रहा, लेकिन वो ये विज्ञापन दिखा रहे हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके, जनता की, भारत की भलाई हो सके। ठीक है, तो इस तरह के जो विज्ञापन है उनको सामाजिक विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो ये पैरा रह गया है, इसको मैं पढ़ूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि संचार माध्यमों से ही हमें ये पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस तरह का एजेंडा निश्चित करना है। यानी कि कोई भी न्यूज जो सुनाई जाती है उसको किस तरह से दिखाया जाना है, ये एजेंडा कौन तैयार करता है? ये वही तैयार करते हैं जो संचार माध्यमों को दिखाते हैं। नेक्स्ट है, यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। उसको क्या बोलते हैं? इसे सेंसरशिप कहा जाता है। किसको सेंसरशिप कहा जाता है? किसी घटना या न्यूज की खबर को सरकार दिखाने से रोकती है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन आना कठिन हो गया है। ठीक है, क्योंकि किसी के खिलाफ अगर आप न्यूज छाप रहे हो तो वो आपको कोई भी प्रतिलोभन दे सकता है, यानी कि न्यूज चैनल वालों को प्रतिलोभन दे सकता है कि आप इस तरह का काम मत करो, है ना। तो वो लोग उस व्यापारी की बात मानते हैं। आप क्यों मानते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सा प्रतिलोभन न्यूज वालों को दिया जाता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। इससे ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण के लिए लिखा गया है, इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने पूरे पार्ट में आपको पिछले 50-60 मिनट में जो हमने डिस्कशन करी है, ये उसका सेक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, लाइक करके जाना है। और एक छोटा सा कमेंट करना वीडियो कैसी लगी है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरी डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगी। अभी फिलहाल मैंने 10 तक के कुछ सब्जेक्ट का बुक्स कंप्लीट कराई हैं, बाद में मैं
ट्वेल्थ का भी कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से ट्वेल्थ के भी सारी वीडियोस आपको आने लगेंगी, या फिर हो सकता है जनवरी के बाद से मुझे टाइम मिले तो मैं जनवरी के बाद से आपको आगे की बुक भी दे दूंगी। ये सीटेट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं 11th या 12th का भी बुक को पढ़ाने के बारे में सोचूंगी, ठीक है। तो आगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरी इस वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।